Yeah, so the way this is going to work is that I am going to ask him questions in Hindi and he will answer in Hindi. But if required, I can summarize the answers in English. Will that help? No, I'm asking, required, no? It will help, right? Yeah, so that necessarily means it's a little complicated process, but it's okay. At least we will get to some, stick to some few questions which are very important about Dalit literature and the role of a Dalit writer vis-a-vis the rest of the world. तो व्यापारी जी वहाँ से शुरू करेंगे. तो मैंने बता दिया कि हम जिस तरह से काम करने वाले हैं, अंग्रेजी, हिंदी वगैरह, ये माइक तो आपका है. So before that, I have to just tell a few things that, you know, there is a story about his life, about how he became a writer. It is an absolutely fascinating story, but we don't have the time to go into it because it will take 1 hour. I suggest that you can just read up on Vyapariji or just in the Rajya Sabha channel, YouTube, there is a video on his life and how he became a writer. It is a absolutely, almost you can say unbelievable story. So I am not going to ask that story. He has told that story too very often and I think he must be tired of repeating that story. तो हम आपकी जो कहानी है कि आप लेखक कैसे बने वहाँ से नहीं शुरू करेंगे क्योंकि आपने वो बहुत बार बता दिया है. तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने 2007 में एक मीनाक्षी मुखर्जी सवर्ण एकेडमिक के द्वारा एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने बताया कि बांग्ला दलित साहित्य क्या है. तो उसमें आपने बताया था कि मराठी साहित्य के पहले ही बांग्ला में दलित साहित्य था लेकिन शायद उस नाम से नहीं था. तो आज की परिस्थिति में 15 साल हुए, 12-15 साल से ज़्यादा हुए, तो बांग्ला में दलित साहित्य की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी देंगे तो हम. हमें अंग्रेजी नहीं आता. इट इज माई प्रॉब्लम. आई डोंट नो इंग्लिश. योर प्रॉब्लम. तो हिंदी में बोलूंगा. हाँ. चलेगा? आप लोग समझ जाएंगे? हाँ. हिंदी में बोलने से समझ जाएंगे? हालांकि हिंदी बोलना नहीं चाहते. केरला में आए या तो हम बांग्ला में बोलेंगे या इंग्लिश में या तो केरला की भाषा में. हम हिंदी को क्यों लाए? लेकिन मुश्किल यही है कि हिंदी के अलावा हमें कुछ आता नहीं, बांग्ला छोड़ के, तो इसलिए बोलना पड़ता है. बांग्ला दलित साहित्य, देखिए हम लोग जब बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि आदिवासियों ने अंग्रेज का साथ बहुत लड़ाई किया, 200 बार लड़ाई की उन लोगों ने. लेकिन जब वो नाम सामने आता है तो 2 ही लड़ाई का बात हम लोग बोलते हैं. एक संथाल ने जो लड़ा सिद्धू कानू और एक बिरसा मुंडा जो मुंडा ने लड़ा. 200 लड़ाई का इतिहास हम लोग को कोई चर्चा में आता नहीं है. इस तरह बंगाल में ऐसे 90 नाम से दलित कम्युनिटी है, लेकिन लड़ाई के क्षेत्र में नमशूद्र रहा, राजवंशी लोग रहा और पोंडो क्षत्रिय लोग रहा. ये 3 रहा. बाकी लोग लड़े नहीं उतना. लड़े भी तो कोई उतना जानता नहीं है. बंगाल का दलित लोगों का लड़ाई जब शुरू हुआ, हरिचांद नाम का एक नमशूद्र समाज में एक मानव, महामानव जो भी बोले, 1812 साल में उस समय से दलित चेतना का उद्भव हुआ. और उस समय से लोग हम दलित क्यों हैं, किसने हमें बनाया, इस बारे में विचार विमर्श किया और उन लोगों ने लिखा. लेकिन ये सब लेख जो हुआ फरीदपुर, बरिशाल, खुलना, ये उन क्षेत्रों, आधुनिक जो भारत है इससे कटे हुए थे, बहुत दूर. वहाँ की बात यहाँ तक पहुँचा नहीं, शिक्षित लोगों के पास आया नहीं, छोटी सी दायरा में सिमट करके रह गए. इसीलिए
बांग्ला की दलित साहित्य उतना उजागर नहीं हुए। इस आप समझा दीजिए फिर हम। So my question was about Dalit literature in Bengal. So he had written an article actually through Meenakshi Mukherjee in 2007 that Dalit literature in Bengal precedes Dalit literature in Maharashtra, which is not well known. And just now he informed us that from 1812, through a periodical called Harijan, the Dalit consciousness and Dalit literature was being written, but it was in remote areas and not within the readership of Savarna readers, which is normally the case where Dalit literature gets recognition on Savarna backing. That is one of those ironies in life. ठीक है, तो आगे। बंगाल में ये जो नमोसूत्र कम्युनिटी, इसमें जोगेंद्रनाथ मंडल नाम का एक नेता हुए थे। उनके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत संयोग रहा। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा में जाने के लिए एक चुनाव में खड़ा हुआ था महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, है ना। उन चुनाव में ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने उनको हरा दिया। बाबा साहेब संविधान सभा में जा नहीं पाएंगे, तो वो जोगेंद्रनाथ मंडल बंगाल में उनको बुला के ले गए और खुलना से उनको चुनाव में जीता करके संविधान सभा में भेजे। आज जो दलित लोगों का जो थोड़ा बहुत उत्थान हुआ है, ये बाबा साहेब संविधान सभा में ना जाते, संविधान ना लिख पाते तो ऐसा होता नहीं। अब ये जो देश का बंटवारा हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ, इसका पीछे लोग बोलते हैं कि मुसलमान ने मांगा अपना देश, इसलिए बंटवारा कर दिया गया। बात ऐसा नहीं है। 3 कारण था, प्रमुख कारण। एक तो मुसलमान लोगों ने मांगा, क्योंकि मुसलमान का आबादी उस समय 55% रहा, और हिंदुओं का, जिस हिंदू में ये दलित लोगों को मिला के, आदिवासी को मिला करके, सब मिला के 45% हुआ करता था। तो अगर ये मुसलमान अलग ना हो जाए तो हिंदू का जो सवर्ण लोग है वो बंगाल में कभी मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता ये सब हो नहीं पाते। तो उनको अलग कर दिया, मैदान खाली हो गया, तो सवर्ण लोगों के सामने मुख्यमंत्री बनने का एक मौका। इसके लिए भी उन लोगों ने देश का बंटवारा किया। दूसरा बंटवारा, ये जो दलित लोग, नमोसूत्र लोग ऊपर बांग्ला में रहे और महाल लोग जो महाराष्ट्र में रहे, बाबा साहेब का साथ तालमेल इतना अच्छा बैठा था। ये लोग दोनों गुट मिल करके, दोनों कम्युनिटी मिल करके एक साथ उठ खड़ा हो जाए तो इंडिया में, भारत में मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, उनका जो विचार व्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाता। तो बंटवारा कर दिया। जहाँ नमोसूत्र लोग हैं, बरिशाल, खुलना, जौसर, फरीदपुर, इन 4 जिला जो है उस पर ढकल दिया। और मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, दिनाजपुर जो मुसलमान ज़्यादा है जिन 4 जिलों में, वो इस पर रख दिया गया। क्यों भाई? मुसलमान के कारण अगर देश का बंटवारा हुआ तो ये मुसलमान 4 जिला उस पर जाना चाहिए, और हिंदू जो जिला 4 जिला है वो इस पर आना चाहिए। ये हिंदू 4 जिला उस पर छोड़ दिया गया। क्यों? इसलिए कि ये दलित लोग महार लोग से मिल ना पाए और बाबा साहेब और गुरुचंद जोगेंद्रनाथ मंडल मिल करके मनुवादियों को सामने कोई समस्या ना खड़ा कर सके। So, looking back at the history, that basically from the Namasudra, that is the Dalit, large major Dalit community in Bengal, it was a leader from the Namasudra committee, Jogendranath Mandal, who ensured Baba Saheb's entry into the Constituent Assembly because he got elected from at that time what was called East Bengal. And he says that the partition was actually not entirely only on basis of the Muslim League's demand, but the partition, one of the main reasons was that they wanted to they ensure, the Savarna Hindi community wanted to ensure that by partitioning
without partition, they would never have had a Hindu chief minister of Bengal. It was only because of partitioning that they could have the get power. So this was one of the reasons. There was also Muslim demand also, and they did it in such a manner that the entire, it was not a clear cut. If it was on religious lines, it should have been the Muslim majority districts, all should have gone, but they didn't go that way because they wanted to split the Namashudra community also across borders. So you have districts in Bengal with a large Muslim populations, and you have a districts in Bangladesh, now Bangladesh, with a large Hindu population, which are on the border. So this splitting was done deliberately. So this was what he was saying. अभी थोड़ा जो दलित साहित्य का बंगाल में, हाँ, तो ये जो देश के बंटवारा के कारण नमशूद्र लोग ऊपर रह गए, वो लोग इस बार जब आए तो देश का 18 प्रदेश में उनको बिखरा दिया गया, एक जगह रखा नहीं। अंडमान, दंडकारण्य 18 प्रदेश में उनको बिखरा दिया। तब उनके सामने समस्या हो गई ये कि खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे, बच्चे लोग उनको जिंदा रखेंगे कैसे, लिखाई पढ़ी सिखाएंगे कैसे। ये समस्या के कारण उन लोगों ने साहित्य का क्षेत्र में उस तरह का योगदान दे नहीं पाए। लेकिन साहित्य का योगदान सबसे पहले उन्हीं लोग दिया था, और ये देश के बंटवारा के कारण वो पीछे चले गए। तब उनको सबसे मुश्किल समस्या वही था कि जिएंगे कैसे। अब ये करते करते 50-60 साल 70 साल निकल गया। अब उन लोग साहित्य क्षेत्र में आने लगे हैं। पिछले 20 साल से उन लोग बड़ी जोर शोरों से काम कर रहे हैं। फिर भी जितना कुछ किया वो भी मनुवादी लोगों को नागवार गुजर रहा। देखते हैं आगे चल के क्या होगा, लेकिन 20-22 साल के अंदर वो आपने एक जगह साहित्य क्षेत्र में बना लिया, इसको आप लोग भी मानेंगे। So the Namashudra community after partition, what happened was that they were dispatched to various parts of India. They were dispatched to various parts of India, and that is a very large untold story which not told in our history books. So while the Savarnas who came to Bengal were settled in nice colonies, the Namashudra community were dispatched, spread across different parts of India. And since the desire to, the need to earn a livelihood in a new place, absolutely new place, including places, God-forsaken places also they were sent. So they in that struggle, there was no chance of producing literature. In that, so although they started Dalit literature in Bengal, because of this disruption and the struggle for livelihood, no literature was produced for almost 50-60 years. But now some writers have emerged, and the sort of, at least the Bengali literary world is taking note of them. तो आगे जो एक सवाल था जो बार बार आता है यही कि क्या दलित ही दलितों के जीवन के बारे में लिख सकता है, और अगर ये ऐसा हो तो इसके और भी कुछ हो सकता है ना, कि क्या दलित को सिर्फ दलित के बारे में ही लिखना है, वो भी आता है। और तीसरा है कि अगर दलित को क्योंकि अनुभव पर ही लिखना है, तो फिर एक सवाल भी आ सकता है, जैसे महाराष्ट्र में है कि ये दलित साहित्यक तो सब पुरुष है, तो दलित महिला का अनुभव के बारे में कैसे लिख रहे हैं वो। तो ये जो सवाल है पुराने, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हिंदी में एक बात है, कहावत है कि राख ही जाने जलने का दर्द। जो जला नहीं, जलने का दर्द उसको कैसे मालूम होगा। तो सवर्ण लोग जो है, दलित का जो समस्या, उन पर किस तरह की अत्याचार होता है, वो सवर्ण लोग समझेगा कैसे, वो समझ नहीं पाएगा। दलित साहित्य अगर लिखना है तो दलित ही लिख पाएंगे, सवर्ण लोग नहीं। सवर्ण लोग लिखेंगे वो समवेदना का साहित्य हो सकता है, सहानुभूति की साहित्य हो सकता है, लेकिन समान अनुभूति ये साहित्य नहीं हो सकता। एक दलित
अगर किसी पुरुष लिखना चाहे कि माँ का जो प्रसव यंत्रणा होता है उस बारे में हम लिखेंगे, कोई पुरुष लिख सकता क्या? एक माँ की पेट में जब बच्चा आता है उनका मनोस्थिति कैसा होता है, ये कोई पुरुष चाह कर के भी लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। तो दलित के बारे में, दलित साहित्य जिसको नाम दिया गया, वो अगर लिखना है तो वो एक दलित ही लिखेगा। लेकिन दलित होने से ही वो दलित साहित्य लिख सकता, बात ऐसा नहीं। उसको दलित चेतना भी होना चाहिए। दलित चेतना ना हो, बहुत सारे दलितों में दलित चेतना नहीं है। मनुवाद और ब्राह्मणवाद का जो पालक और पोषक जो है वो हम दलित लोग ही ज़्यादा है। जो ब्राह्मण समाज में, सवर्ण समाज में जन्मे हैं, 100 आदमी को एक जगह कीजिए, 40 आपको ऐसा मिलेगा जो वर्णवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद इन सब के खिलाफ वो है। लेकिन हमारे दलित को आप 100 आदमी एक जगह कीजिए, उसमें 90 आदमी आपको मिल जाएगा, 95 आदमी आपको मिल जाएगा जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद का ही पक्षधर है, क्योंकि उनका वो चेतना नहीं है। तो दलित साहित्य करने के लिए पहले उस आदमी में दलित समाज में जन्म लेना होगा और उनमें दलित चेतना होना होगा। अभी एक छोटी सी उदाहरण दे करके मैं फिर आपको बोलने का लिए बोलूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बांग्ला में बोलते हैं, बांग्ला में ही बोल के सुनाऊं, चोरी चमारी चोटे देशटा रसतले गलो, यानी चोर और चमार के लिए देश जो है वो बर्बाद हो रहा। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। हमारे दलित लोग भी बहुत बोलते हैं। बड़े बड़े राइटरों ने इस बात बोला। वामपंथी एक तात्विक नेता अशोक मित्र, उन्होंने लिखा इसी बात। महर्षिता देवी आप जानते हैं, उनकी भी लेख में ये बात आया। उनका लड़का विप्लवी कवि नवरुण भट्टाचार्य, उनके लेख में भी आया। मानिक भट्टाचार्य जो वामपंथी लेखक बहुत बड़े, उनका लेख में भी आया। शीर्षेंदु मुखर्जी, उनका लेख में भी यही बात आया। वो जानबूझ के नहीं लिखा, वो चमार समुदाय जो है जानबूझ के नहीं लिखा। चोरी के साथ चमारी जुड़ा गया, वो बोल दिए। लेकिन आप अगर दलित है तो आप तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि चोरी एक बुरा काम है, चमारी क्यों भाई? चमार तो एक मेहनतकश इंसान है, वो तो मेहनत करके अपना रोटी रोजी जुगाड़ करता है। तो चोरी का साथ चमारी, चमारी के कारण देश बर्बाद कैसे हो सकता है? ये जो सोच अगर आप में आ जाएगा तभी आप दलित साहित्य कर सकते हैं, नहीं तो आप भी उसी तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे जो मनुवादी, ब्राह्मणवादी, सवर्ण लोग जो करते हैं। Yeah, so my question was, can Dalit literature be produced only by Dalits? So his argument was that only the Dalit has the experience of only he can the first-hand experience of pain. Savarnas can write about Dalit lives, but it will be infused with sympathy and not with empathy. So therefore, Dalit literature would have to be produced by Dalits. However, it is not enough to be only a Dalit. You also need Dalit Chetna, that is like the political consciousness, you can say, awareness about Dalit Chetna is a larger term for awareness about caste and structures that produce caste and reproduce caste. So he says that actually this is very low. This awareness is very low among the Dalit community, actually lower than among Savarnas. So whereas in Savarnas you may find something like 40% of people who have caste, who understand the structures of caste. In Dalit community, at least in Bengal, it is, he says, as much as 90% will not have the understanding of structures of caste and therefore are not capable of producing what the literature, if at all they produce, will be a reproduction of Brahmanical ideology. So it is not experience alone that is the criteria, but also sense of awareness. लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि अब आप स्त्री के बारे में भी लिख रहे हैं ना, तो वही सवाल आता है, स्त्री का अनुभव तो नहीं है आपके पास, तो उसका क्या बताएंगे? दलित स्त्री के बारे में आपके पात्र बहुत दलित स्त्री भी तो है। उन दलित स्त्री हमारे बंगाल में दलित में से, महिला में से लिखने के लिए बहुत, लेकिन आपके कैरेक्टर तो बहुत है ना,
आप लिख रहे हैं दलित कैरेक्टर है। जितना हमने जान पाया, लेकिन वो संपूर्ण जान पाया ऐसा दावा हम नहीं कर सकते हैं। एक महिला, हमने उनको देखा, हमारे बाजू में रहता है, हम उनसे मिलते जुलते हैं, उनकी बात हम सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत अनुभव जो होता है साहित्य के लिए उतना तो हम कर पाते हैं, लेकिन एकदम गहरी में जा कर के विस्तार से उनको बात बोलेंगे, हर समस्या का निदान हम बताएंगे या कोई भी राइटर बताएगा, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साहित्य का एक उपन्यास हम लिख रहे हैं, एक कहानी हम लिख रहे हैं, उसमें एक महिला कैरेक्टर है, जितना प्रयोग में हमको लाना चाहिए, जितना लाने से हमारे कहानी बन सकता है, उतना ही हम लाते हैं। अब अगर उस जितना हम लाए वो विश्वास योग्य है तो लोग विश्वास करते हैं, और बनी बनाई है तो लोग विश्वास नहीं करेगा, वो कहानी कोई पढ़ेगा नहीं। तो हमने जिन कैरेक्टर के बारे में लिखा, गहरी उनको बारे में अध्ययन किया, उनके साथ मिला जुला, उनके नज़दीक से देखा, जितना देखा उतना ही हमने लिखा। Yeah. So my question was that using the same logic that experience is required to write. So the question I asked was like, so what about writing about women? How can a Dalit male write about Dalit women? So he says, yeah, that is a limit. So to the extent that I observe and I have heard from them, I can write about the Dalit women. But he's saying that I make no claim to give a full portrayal or representation of a Dalit woman's life. So that was that about that. तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि फिर ये दलित साहित्य का अगर अच्छा साहित्य, दलित साहित्य में अच्छा क्या है और बुरा क्या है, इसका आप कैसे आप उसका इवैल्यूएशन करेंगे? आपके पास कोई आया, मैं दलित लेखक हूँ, ये मेरा कविता है या मेरा शॉर्ट स्टोरी है, अभी बताओ ये अच्छा है कि बुरा है, तो आप किस मापदंड उसको लगाएंगे? द क्वेश्चन इज हाउ डू यू इवैल्यूएट दलित लिटरेचर? अभी हम लोग केरल में बैठे हैं, केरल में वामपंथी राज चल रहे हैं बहुत दिनों से, वामपंथी लोग तादाद में बहुत ज्यादा है, अच्छा है। बंगाल में भी बहुत साल तक बंगाल में ही वामपंथी राज चला, हम लोग उनको देखें। ये बंगाल का एक वामपंथी राइटर रहा मानिक बंदोपाध्याय, जिनका एक उपन्यास है पद्मा नदीर माझी। जब तक हम लोग दलित साहित्य क्या होता है, कैसा होता है, इस बारे में अध्ययन नहीं किए, सोचे नहीं, विचार नहीं किए, तब तक हम लोग मान के चल रहे थे कि पद्मा नदीर माझी इस तरह का उपन्यास विश्व साहित्य में और नहीं मिलेगा। जब उसको पढ़े, जब हमारा दलित चेतना आया, 2 बार 3 बार पढ़े, पढ़ने की बाद में देखा कि उसमें एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो दलितों का इज्जत बढ़ाता है। कोई अपना लड़की दिखा करके पैसा ऐंठ रहा किसी से, कोई अपना बीबी को छोड़ करके दूसरे पराया बीबी को लेके भाग रहा है, इस तरह का कैरेक्टर सब डाला है उसमें। अब सवर्ण लोग जब पढ़े तो ये तो दलित लोग करते ही है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। दलित लोगों का ऊपर में जो थोड़ा बहुत अत्याचार जो दिखाया गया, हाँ ये तो इस तरह के अत्याचार तो उस पर होता ही है। हमारे दलित साहित्य दलितों का कहीं पर भी पीछे खींचने का, अपमान करने का, असम्मान करने का, इस तरह का कोई भी घटना नहीं रहेगा। उनको आगे बढ़ने के लिए उनको एक प्रेरणा स्रोत बनेगा हमारे साहित्य। दलित साहित्य सिर्फ साहित्य नहीं है, दलित साहित्य एक द्रोह है, एक प्रतिवाद है, एक आंदोलन है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है, एक योजना है। हमारे दलित साहित्य अगर इस तरह का काम करते हैं, दलित जीवन को दर्शाया और दलित जीवन किस तरह आगे बढ़ पाएंगे उसका कोई दिशा निर्देश किया, तब हम उसको दलित साहित्य मानते हैं। और दलित जीवन को पीछे खींचने का कोई काम करता है, हालांकि मनुष्य समाज में दलित में भी बहुत सारे बुराइयां है। अब साहित्य के माध्यम से उन बुराइयों को सामने लाए, अच्छाइयाँ जो रहा उसको आप जिक्र भी नहीं किए,
तो उसको हम दलित साहित्य नहीं मानेंगे। हम दलित साहित्य उसको मानेंगे जो दलित को आगे बढ़ने के लिए कोई दिशा दिखाए, दलित समाज को उज्जीवित करने के लिए कोई कहानी बताए। Right. So the question was, how do you evaluate Dalit literature? So his answer is that Dalit literature is necessarily, it is political in the sense that it is forward-looking and it has to give hope and it has to inspire and motivate people. So therefore, only that literature, I mean, that would be good Dalit literature, that it serves the purpose of enabling a movement towards a better future. Now, relatedly, he also says that doesn't mean that you should only present the nice, good things, that you should hide the ills in Dalit society. That is not the Dalit, that Dalit writer should not fall into that trap. He should represent all the evils also of which are there in Dalit communities. But it should, his tone, I mean, his approach should be forward-looking, progressive in terms of that it inspires people to think about a better future. So that is about the evaluation of Dalit literature. तो इस पर और एक सवाल जो मैं पूछने वाला था कि ये जो है कि जो दलित साहित्य ने, जैसे महाराष्ट्र में तेलतुंबड़े जी कहते हैं कि दलित साहित्य ने बहुत सत्यानाश किया है। दलित साहित्य की वजह से, दलित साहित्य के वजह से क्या होता है कि सवर्ण जो पढ़ते हैं उनको लगता है कि अभी हम दलित जीवन समझ गए, अभी हम, और ये हमारे हम वो सहानुभूति दिखाया, उतना बास हो गया, तो सवर्ण का कुछ, सवर्ण को कुछ एक्चुअली उससे कुछ काम होता ही नहीं है। वो तो बस वही बैठा है, पढ़ा है, उसने दलित साहित्य पढ़ा और दलित जीवन समझ गया, तो उसका उससे कुछ कार्य नहीं होता है। तो इस वजह से, और पढ़ने वाले सब सवर्ण नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पर्पस है आप बोलते हैं दलित साहित्य का, वो सर्व नहीं होता है। दलित समाज को आगे बढ़ने के लिए एक साहित्य से ही काम नहीं चलेगा। हम लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि हम तो कोई स्कूल गए नहीं, पता नहीं आप लोग को कितने आदमी को मालूम है, हम जेल में पढ़ाई लिखाई किए 24 साल उम्र में, ये सब मालूम है आप लोग को? नहीं, मैंने पहले बताया, पहला वो देख लो। जेल गए थे, लंबे समय जेल में गुजारे। हम पूजा पाठ करने वाला आदमी थे, तो पुलिस हमको पकड़ के ले गए, तो हम जेल में पढ़ाई लिखाई किए। तो पढ़े लिखे जितना भी सीखे उसी के बदौलत अब लेखन का क्षेत्र में आए। 25-26 पुस्तक है, 8 पुस्तक अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुए, हिंदी में हुए और कई भाषा में, मलयालम में, कई भाषा में हुए हैं। बहुत सारे पुरस्कार, आपका चेन्नई से भी दी हिंदू पुरस्कार भी मिले हमको, कई जगह से बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले, बहुत सारे पैसा भी मिले। अब हम और गरीब भी नहीं रहे। अंगोछा बिछा के जादवपुर स्टेशन में सोया करते थे, रिक्शा चलाते थे और बार बार जेल जाते थे, उस तरह के आदमी हम थे। तो हम लोग जो लिखते हैं, जो लोग लिखे पढ़े लोग हैं वही पढ़ते हैं। हाँ, दलित लोग में भी हो या सवर्ण लोगों में भी हो, आंदोलनकर्ता कौन है? आंदोलन करते हैं वही लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान है, मजदूर है, मेहनतकश जो लोग हैं, उनको लेखन का माध्यम से ही आप जागरूक कर देंगे और वो क्रांति करने आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेखन के माध्यम से 2-4 लोगों को सचेत किया जा सकता है। वही लोग अगर चाहे कि समाज के लिए हम कुछ करें, तो उनको 70 का दशक जो रहा, तहलका मचाया था इस देश में। हमने देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के जो लोग निकले, वो अपना डिग्री का कागज जो है फाड़ दिए और गांव में चले गए। महीना भर, साल भर वहीं पर पड़ा रहे और लोगों को संगठित किए। उसी के बदौलत वहां वामपंथी शासन जो है बन पाया था। अभी ये जो आरएसएस वाले सारा देश में इतना फैल गया,
उनका भी जो कार्यकर्ता है एकदम आदिवासी क्षेत्र हो जहाँ आधुनिकता का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ जाके के आश्रम खोल के बैठ गए, लोगों को पढ़ा रहा था, दूध दे रहा था, दवा दारू दे रहा था। निष्ठा से वो लोग उस काम को किए। किस काम आप चुनोगे वो बात आपका, आरएसएस वाला चुनोगे या वामपंथी वाला चुनोगे वो आपकी बात है, लेकिन निष्ठा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हमारे दलित लोगों में ऐसे लोगों का बहुत कमी है। लिखाई पढ़ी सीखे कैसे भी करके एक नौकरी हासिल कर लिए आरक्षण के माध्यम से, फिर उन्होंने बाजू में एक ब्राह्मण का 3 तल्ला मकान है, हम वहाँ 5 तल्ला कैसे खड़ा करेंगे, उसी में लगे रहे। लेकिन दलित समाज के कोई लोग बच्चे लिख के पढ़ के गांव में चला गया, खनी खदानों में चला गया, उनके बीच पड़ा रहे। आप लोग को मालूम होगा नाम, शंकर गुहो नियोगी, बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में रहे, छत्तीसगढ़ में चले गए थे दिल्ली राजहारा में, और बहुत बड़ा वहाँ संगठन खड़ा किया था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। हम भी उसमें 8 साल तक काम किए। नियोगी जी का गोली से मार दिया। वो इंजीनियर थे, भिलाई में नौकरी करते थे, वो नौकरी छोड़ के चला गया और गांव गांव में घूमे और लोगों को संगठित किए। इसी तरह के लोग, हम एक दलित होते हुए भी हमें बोलना पड़ रहा, हमारे समाज में कोई नहीं है। पुरान कहानी आप देखे, पुरान कहानी में है कि वृत्तासुर नाम का एक दैत्य रहा, दानव का माने देवता का दुश्मन रहा, उसको मारना पड़ेगा। अब एक दधीची नाम का एक मुनि रहा, उसका हड्डी से शस्त्र बनाया जाएगा, उसी से मारा जाएगा। उन दधीची के पास लोग चले गए और बोले तुम्हारा प्राण विसर्जन दो और तुम्हारा हड्डी हमें दो, हम वृत्तासुर को मारेंगे। दधीची ने अपना प्राण त्याग दिया। ये अपनी जाति के लिए प्राण त्याग देने वाला हमारे दलित में देखने को नहीं मिलता। दूसरी जाति में बहुत देखने को मिलता। इसीलिए हमारा दलित जाति हजारों साल से संघर्ष कर रहा, लेकिन अभी तक एक भी लड़ाई जीत नहीं पाए, एक भी लड़ाई आज तक जीत नहीं पाए। ये हमारा समस्या है। So my question was, Anand Teltumde has a very critical view of Dalit literature, saying that it has not converted into a political movement, and it is actually harmful to the political movement, because it gives the middle class a feeling of that we have now understood Dalit lives, and then they continue to lead their own lives. So his answer to that about the relation between literature and politics he says is that literature alone cannot generate a political movement. For that you need full-time, hardcore workers who work, grassroots workers, like the kind of workers the CPM generated in the 70s, like the kind of workers the RSS is now spreading all over India and going into deep remote parts of the country. But however, he says that in the Dalit community itself, what happens is that once a person gets reservation benefits and all that, then he is no longer interested in going back to where he came from and start some grassroots efforts. So therefore, among the Dalit community itself, for various existential reasons, the grassroots worker is not there. You will find grassroots workers from other communities. And this is the main reason, he says, for the continuing oppression of Dalits, and also for the fact that so far Dalits have not waged a single successful political battle in the history of the country. That is what he says. Yeah. तो अभी कितना समय है ना? तो हाँ, okay. So because tell me when we have to ask for questions. 5 we have time. Yeah. Okay. अभी और एक सवाल ऐसा है. See, he is also a MLA. He's a तृणमूल कांग्रेस MLA. तो मेरा सवाल यही है कि भाई अभी विधायक बन गए, राजनेता बन गए, तो राइटर का क्या होगा? क्योंकि राइटर को तो सच बोलना है. हमने
रास्ते रास्ते में जुलूस निकाले, आंदोलन किए, जेल गए। हर काम का पीछे एक ही मकसद रहा कि अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाए। लेकिन ये कहना पड़ेगा हम लोग हार गए, क्योंकि हमारे लोग हमें को साथ नहीं दिया। हम जब जेल गए हमें कोई देखने तक नहीं गया। फिर भी चलो जो भी हुआ। जब 21 साल आए तब देखे बंगाल में जो है मनुवादी और ब्राह्मणवादी जो पार्टी है, इतना हल्ला मचा रहे थे वो लोग, इतना पैसा खर्च किए वो लोग, चारों तरफ उन्हीं की डंका बज रहा था कि बंगाल में इस बार जो है मनुवादियों की कब्जा में चला जाएगा, वो लोग आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, इतना हल्ला चिल्ला हो रहा था। 149 जो है टीएमसी विधायक, वो टीएमसी छोड़ करके उन्हीं मनुवादियों के पास चले गए। उसी समय ममता बनर्जी दीदी ने हमें एक फोन किया कि आपको चुनाव में खड़ा होना है। ममता बनर्जी के प्रति हम इसलिए आभारी है क्योंकि आप लोग को मालूम होगा 1985 में इंडिया में जगजीवन राम जी ने पहला दलित साहित्य अकादमी का गठन किया था। अच्छा। इसके बाद इस देश में कहीं पर भी कोई भी प्रदेश में दलित साहित्य अकादमी गठित नहीं हुआ। ममता बनर्जी में 1920 में आकर के बंगाल में पहला दलित साहित्य अकादमी गठन किया और हमको उसमें चेयरमैन बना दिया गया। हमारे को बोलने का आज़ादी है, हम जो लिखेंगे, हमारे लोग जो लिखेगा, अगर वो साहित्य हुआ तो उसको हम छपा सकते हैं। हम हर माह कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, दलित लेखक, दलित साहित्य लोग वहाँ आते हैं, अपना लेख पढ़ते हैं, अपना बात बोलते हैं, उनका विचार विमर्श जो है वहाँ रखते हैं। उन लेख को हम लोग छपते हैं हमारे पत्रिका में, साल में एक बार एक पुस्तक भी हम लोग निकालते हैं। ये मौका हमें ममता बनर्जी ने दिया। अब उन्होंने जब बोला कि आप चुनाव में खड़ा हो जाओ, तो हमको ये उनके सामने ना बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। इतने बड़े आदमी, जबकि एक पंचायत चुनाव में एक टिकट के लिए लोग रोते हैं, विधायक चुनाव में भी कई आदमी रो रो के पार्टी छोड़ के चला गया, और वही टिकट हमें दे रहा है माननीय मुख्यमंत्री टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी, तो कैसे हम ना बोले। हम उस समय एक छोटा मोटा नौकरी कर रहे थे, डी ग्रुप का खाना पकाने वाला। तो हमारे लड़के को हम बोले क्या करें, नौकरी छोड़ना पड़ेगा हमें। तो हमारे बेटे बोले आजकल तुम खाते हो क्या, 2 रोटी, वो हम कहीं से भी जुगाड़ कर देंगे, तुम चुनाव लड़ो। तो हम चुनाव लड़े, 36,000 वोटों से हारा हुआ सीट था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, उस भूमि में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जन्म लिया, यानी वहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग तादाद में बहुत ज़्यादा है, तभी तो 36,000 वोटों में वो लोग जीत पाए थे। वहाँ हम गए, 22 मीटिंग किए, 26 जुलूस किए, लोगों ने हमको देखा, हमारे बात सुना। अंगोछा वाले वो जान गए कि ये हमारे मेहनतकश एक भाई है, पार्टी किसी का भी हो, लेकिन ये आदमी हमारे आदमी, हमारे लिए बहुत बार जेल गए, इन्हीं को वोट दो। उन्होंने दिया वोट, हमने जीता। लेकिन विधायक होने के कारण लेखन का क्षेत्र में हमें थोड़ा पीछे चले जाना पड़ा, क्योंकि समय उतना नहीं मिल पाता है। अब कोई लोग रो रहा है कि हमारे बच्चे को अस्पताल में इलाज कराने के लिए कुछ इंतजाम करो, कोई आदमी कोई समस्या लेके रो रहा है, हम कहाँ तक लिखने को बैठ जाए, हमें फिर उन्हीं के पास दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ते दौड़ते जो है लेखन का क्षेत्र में हम थोड़ा पीछे चले गए। लेकिन इन 5 साल में हमने जो अभिज्ञता संचय किए,
जो हम देखे राजनीति का अंदर में घुस करके एक बहुत मोटा पुस्तक हम लिख सकते हैं कि राजनीति आखिर होता क्या है। विधायक बोल करके हम किसी को परिचय देते नहीं है, उसमें हमारा कोई घमंड भी नहीं है, बल्कि जितना देर हो सके मैं उसको बताता नहीं किसी को। मैं एक राइटर हूं, राइटर भी नहीं, मैं एक लिखवार हूं। जैसे खेलते खेलते लोग खिलवाड़ बन जाता है, मैं तो लिखते लिखते लिखवार बन गया। एक छोटा सा ऐसे ही झाड़ से कुटकर तोड़ के लाए थे और जेल का आंगन में मिट्टी में अक्षर लिख दिए थे। मेरे गुरुजी बोले इस पर लिखो, और वैसे ही हम लिखाई पढ़ी सीखे। तो लिखते लिखते लिखवार बन गया। वो मेरा अहंकार है, वो मेरा हम कितना बड़ा लिखवार है हमें मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया शायद उनको मालूम होगा। नहीं तो इतना पैसा खर्च करके हमको हवाई जहाज में बुलाए, 5 स्टार होटल में रखे, तो बस उसी में हमारा गर्व है, अहंकार है। So this was about, because he he's a TMC MLA, so he gave a history, a brief history of how he got into it. He was always involved in agitations and all that, but he didn't even contest a Gram Panchayat seat or anything of that sort. However, at the time when the last election, when there was a fear that, it was spread that this Manuwadi party, you know what that is going to take over Bengal. So he thought that, it was in his mind, this concern. And simultaneously what happened was Mamata Banerjee had started a Dalit Sahitya Parishad in 2022. And that forum has given opportunity for publishing books of Dalit writers. Also they meet every month, and there is a magazine also produced every year. So, he had a good impression about her. And then when she called him up and said that you have to stand for elections, he said, I was in no position to say no. But he stood in the constituency where Shama Prasad Mukherjee, that is the founder of the Jan Sangh, was born. And that was a seat that the TMC had lost the last time. But he went as on his people, he said, he didn't go as a party person, he just went as what he is. And people saw him and voted, and he got elected. But he says that I remain basically a writer. I don't introduce myself as a MLA. And he says, but whatever little he has seen of politics, he says it will become a very large book. Hopefully we will see it soon. तो अभी सर हम थोड़ा समय देंगे, कुछ सवाल रहेंगे ऑडियंस के लिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप हिंदी में बात कर सकते हैं तो डायरेक्टली हिंदी में बात कीजिए, अगर नहीं तो इंग्लिश में पूछिए और आई विल ट्रांसफर द क्वेश्चन. यस. Thank you, Manoranjan Behabari ji and Ashok Gopal, for the wonderful session. I would like to ask, Ambedkar banned Manusmriti as a symbol of public protest. And if Manoranjan Behabari ji gets a chance in the contemporary India, what idea or issue he would challenge or ban? हाँ, तो वो पूछ रहे हैं कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया, वो सिंबॉलिक था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ वो करना ही था. तो आज के ज़माने में, आज की परिस्थिति में आपको ऐसे कौन सी एक चीज़ ऐसी है सिंबॉलिक ऐसे कि इसको ख़त्म करना है? एक तरह से बोलेंगे आप क्या जलाएंगे आज के दिन में? बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया था. समय ऐसा आया है ना, ये प्रतीकात्मक ये करके हमारे लोगों को आप जगाया नहीं जा सकता. 14 का जो तालाब है, बाबा साहब ने कितने 12-13 साल तक लड़ाई के बाद में जीत हासिल किए और पानी पिए एक गिलास. दूसरा ही दिन सवर्ण लोग जो है उन तालाब को अपने कब्जे में ले लिया और गोमूत्र वगैरह वगैरह सब डाल करके उनको शुद्ध किए. प्रतिमात्मक कुछ करके आप कुछ नहीं कर सकते. सबसे बड़ा काम जो था, बाबा साहब ने
जहां उनका जन्मभूमि कर्म भूमि मुंबई, वहीं पर चुनाव में हार गए थे, वहीं पर चुनाव में हार गए थे हाँ, मुंबई में। बड़ी दुख की बात है। जिन व्यक्ति ने जिंदगी भर दलितों के लिए लड़ाई किए, उन्हीं लोगों उनको साथ छोड़ दिए थे। हमारे लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है ये, हमारे वो पहले बात हमने बोल दिया, हमारे समाज में अगर ऐसा 20-50-100 लोग, 100-200 लोग तैयार हो जाए कि वो एकदम ग्रामीण क्षेत्र में जाके जहाँ दलित लोगों का निवास है उसमें पड़ा रहे, उनकी तरह जीवन बिताए, उन्हीं के साथ उन्हीं की काम करे और उनको समझाए कि ये मनुवाद कितना भयंकर चीज है। मनुस्मृति हम जलाएंगे, कितने लोगों उनके पास वो खबर पहुंचेगा जो, और सबसे ये भी उल्टा हो सकता है, ये हमारे लोग हम ही को मारने के दौड़ के आएंगे, है ना। या, आज आप राम के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाइए, ऊंची जाति के लोग आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके जाति के लोग आपको पीटेंगे। राइट। समस्या ये जगह आ गया। वो उन समय कुछ और था, इस समय कुछ और है। इस समय आपको उनकी क्षेत्र में जाके बैठ के धीरे 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 उनको समझाना है। जिस तरह आरएसएस वाले आदिवासी को हिंदू बना दिया, राम भक्त बना दिया, आपको उल्टा करना है और बहुत दिन तक करना है, बहुत मेहनत करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। Yeah, so he says the Manusmriti burning, that at his time, at that time, it had a great symbolic importance. But today, there is no use of doing these symbolic acts. What is required is that we need a large number of people who are going to the grassroots and building awareness of Dalits. And he says, in fact, today, if you were to burn the Manusmriti, it's likely that the majority of opponents who will come to beat you up would be Dalits. And so just like the RSS is going deep into the tribal areas and Hinduizing them, so similarly, we have to have a counter movement of people working deep in grassroots level. This is not the era for symbolic acts. That is what he says. And he says it is going to be long, hard work. It is going to take years. It is not going to sustained effort. It is not a quick solution. एक व्यक्ति काशीराम जी, एक व्यक्ति ने मेहनत किया था, एक ही व्यक्ति ने, और यूपी में क्या कर दिया था। काशीराम जी का देहांत हो गया और दूसरा कोई नहीं था कि उनका संगठन को पकड़ ले और उससे आगे बढ़ाए, यूपी से पूरा देश भर में उसको फैला दे, कोई नहीं था। गलत आदमी के हाथ में संगठन पड़ा, मायावती, और खत्म कर डाला। So only Kashiram was the only figure after independence who built up a Dalit movement, but he was alone, and there was nobody else to take up after him, and the person who did take up, according to him, was most unsuitable for the job. Any other questions? Yeah. So okay. So I would like to just inform everybody that there are 6 books of Vyapariji which are available in English. 2 are available in Malayalam, including his autobiography, where he tells it is actually a part of autobiography only, but where you will hear the story about how he became a writer. So these 6 books are available, and one of them is translated by Mr. V. Ramaswamy, and the others, I don't know the translator, but Mr. Ramaswamy is a very proficient translator, Tamilian staying in Bengal. Yeah, so he'll be glad to sign copies or whatever. Apart from that, like I told you, he mentioned it again, that it was in jail that he learned to write. It was in jail that he learned to write on floor. And that is how his writing process started. Of course, there is a fabulous twist in that story, which I won't tell you. You will have to look it up and see the YouTube channel, because it's almost like a Netflix movie. So I'm not going to tell you the twist in the story. So I think with this, we can end. Thank you very much for your time, Vyapariji. और
किताब खरीदना चाहते हैं तो यहाँ है, और बाहर भी कहीं है बुक्स फॉर सेल. थैंक यू. Thank you, sir.